इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM गोल्ड के प्रसारण, और यहाँ से आरंभ होता है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात। साथियों, कार्यक्रम किसान की बात जिसमें हम आपसे बात करते हैं हर दिन एक नए विषय की, एक विषय जो कि जुड़ा होता है सीधा सीधा हमारी ज़मीन से, हमारे किसान भाइयों के जीवन से या हमारी खेती से। कार्यक्रम में इस समय आपके साथ हूँ मैं ज्योत्सना, और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी विनोद कुमार। और आज जिस विषय को लेकर हम उपस्थित हुए हैं वो विषय है फसलों के उत्पादन में बीजों का महत्व। बिल्कुल सही विनोद, बीज अगर सही नहीं होंगे तो सारी मेहनत हमारे किसान भाई चाहे जितनी मर्जी मेहनत करें वो लगभग बेकार हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। सही कहा जी। जैसे किसी भी काम को करने के लिए एक बॉटम लाइन, एक धरातल चाहिए ना, इस तरह से मुझे लगता है खेती का सबसे बड़ा धरातल है बीज। सही बीज का चुनाव और उनको पहचानना, और कहाँ से मिलते हैं, क्या क्या सुविधाएं हमारी सरकार दे रही है, बिल्कुल इन सब के बारे में हमारे किसान भाइयों को पूरी जानकारी होनी चाहिए। और जहां तक हम आज की बात करते हैं तो हमारे पास डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे जी, जो कि बीज विशेषज्ञ हैं नई दिल्ली में, इनकी एक बातचीत हमसे हुई थी। उसको सुनते हैं कि ये हमारे किसान भाइयों को क्या बताना चाहते हैं। किसान भाइयों राम राम। फसलों के उत्पादन के लिए कई घटक काम करते हैं, चाहे उसमें पानी हो, मिट्टी हो, और उसके साथ साथ उर्वरक भी महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं बीज, क्योंकि अगर आपका बीज अच्छा है तो निश्चित तौर पे आपको उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। और वैसे भी कहते हैं कि जैसा बोया वैसा काटा। तो किसान भाई अगर अच्छे बीजों का चयन करते हैं, सही से बिजाई करते हैं, तो निश्चित तौर पे उन्हें उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। लेकिन अच्छे बीज की पहचान क्या है, बीजों का महत्व क्या है, और किस तरीके से उनका चयन किया जाए, इसकी जानकारी के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर LK पांडे जी को, जो कि बीज विशेषज्ञ हैं, किसानों को सलाह भी देते रहते हैं, और समय समय पर किसान गोष्ठियां हैं उनमें भी किसानों को अच्छे बीज के बारे में बताते रहते हैं। तो डॉक्टर साहब, आज हमारे किसान भाइयों को आप बताइए कि जो अच्छे बीज हैं उनका महत्व क्या है। सबसे पहले आप सबको मेरा नमस्कार। आज आपने बड़ा अच्छा प्रसंग उठाया है बीजों के महत्व के बारे में, और मैं बता दूं कि मैं हर जगह इस बात को बोलता हूं और शुरुआत यहीं से करता हूं। सुबीजम सुक्षेत्रे जायते संपद्यते, यानी कि अच्छा बीज अगर अच्छे खेत में बोया जाएगा तो बहुत ही अच्छा उत्पादन उसका होगा। तो इसी में सब कुछ सार गर्भित है। और किसानों को फिर से मैं वही चीज समझाता हूँ कि सबसे पहले आप इस चीज को ध्यान दें कि कौन सा बीज आपको प्रयोग में लाना है, बीज के पहले कौन सी फसल आपको उगानी है, और उसके पहले आप ये देख लीजिए कि बाजार में क्या चीज की मांग है, यानी बाजार की जो डिमांड है उसके अनुसार आपकी फसल होनी चाहिए। अच्छी फसल के लिए अच्छे से अच्छा बीज आपको मिले, इसका पूरा प्रयास करना चाहिए। किसानों का सबसे बड़ा दायित्व मैं समझता हूँ यही पूरा होगा अगर उनका बीज अच्छा है। कहते हैं कि अगर बीज अच्छा है तो आपके जितने भी दूसरे इनपुट हैं वो सब काम करेंगे। अगर बीज अच्छा नहीं है तो और सारे इनपुट किसी काम के नहीं है। तो डॉक्टर साहब, अच्छे बीज का चुनाव कैसे करें किसान भाई? बिल्कुल सही आपने सवाल किया है। तो अच्छे बीज का चुनाव करने के लिए देखिए, पहला तो किसान का अनुभव होता है। उस किसान ने पहले किसी सीजन में ऐसा बीज प्रयोग किया है कि नहीं। उसने नहीं किया है तो उसके जो पड़ोस का कोई किसान है उसने प्रयोग किया होगा। नहीं किया है तो कोई प्रदर्शन प्रक्षेत्र में या डिमॉन्स्ट्रेशन सेंटर में जाके उसने देखा हो। तो जैसे हम कहते हैं कि सीइंग इज बिलीविंग, जो आप देखेंगे उसी पे आपको विश्वास करना चाहिए। तो फसल जरूर आप देखें। अगर कोई नया बीज मैं खुद लेके आता हूँ या कोई लेके आता है तो मैं समझता हूँ पहले उसको वेरीफाई करें कि ये बीज का परफॉर्मेंस कैसा होता है। तो कोई न कोई उसको देखा होगा, और उसकी एक प्रक्रिया है। चाहे सरकारी संस्थाएं बीज का प्रचार प्रसार करती हैं या कंपनियां प्रचार प्रसार करती हैं, तो उसका एक जो प्रक्रिया है कि वो सबसे पहले उसका डिमॉन्स्ट्रेशन देती हैं जगह जगह पे, और डिमॉन्स्ट्रेशन के समय ही किसान उसकी चयनित करते हैं कि कौन सा बीज उनके लायक है, उसमें उत्पादन है कि नहीं, उसका जो फसल आएगा वो बिकेगा कि नहीं, या बिकेगा तो किस भाव में बिकेगा। तो ये एक प्रक्रिया है जिसमें जो पहला
कदम है वो किसान को इसको पूरा करना चाहिए कि देखा हुआ चीज ही उसको इस्तेमाल करें। नहीं, अगर ऐसी स्थिति है कि बिल्कुल उनको नया बीज इस्तेमाल करना है तो बहुत ही थोड़ी मात्रा में उसको लगा के और फिर उसका एक परफॉर्मेंस देखें, फिर अगले साल के लिए, अगले सीजन के लिए उसका निर्णय करें। डॉक्टर साहब, किसान तो जिस समय उसे फसल लगानी होती है जी, और देखता है कि इस चीज की जरूरत है तो उसी समय चयन करता है जी, तो जो प्रदर्शन की बात की तो उसको वो मौका नहीं होता तुरंत, चाहे पूसा के बीज हों या एनएससी भी भेजती है, नेशनल सीड्स कारपोरेशन। लेकिन जब हमारे किसान को जरूरत होती है तो वो अपने आसपास कोई जानकार है या कोई विश्वसनीय विक्रेता है, वहां से ले लेता है जी। उसके साथ साथ उसकी फसल अच्छी हो और उसके लिए बीज तो देख लिया, वो देखने में स्वस्थ है जी, लेकिन उसको हम एक बिजाई के तौर पे स्वस्थ कैसे कह सकते हैं? पहला चीज तो यह है कि वो समझ ले कि ये जो बीज या वैरायटी या जो नाम या हाइब्रिड प्रयोग में लाने जा रहा है उसको या तो उसने स्वयं ने देखा है, उसके पड़ोसी ने देखा है, या कंपनी जो बेचने जा रही है वो भी एक जिम्मेदार कंपनी होती है। बड़ी अच्छी कंपनियां जो हैं या सरकार की जो संस्थाएं हैं वो भी जिम्मेदारी से काम करती हैं। वो पहले प्रदर्शन करके इस चीज को वेरीफाई कर लेती हैं कि ये किसान के उपयोग के लायक है। उपयोग के लायक है इसलिए वो अगले साल बाजार में उसको उतारती हैं। अब जैसे बाजार में किसान जब जा रहा है बीज को खरीदने के लिए तो उसकी अपनी 2-3 जिम्मेदारियां हैं। पहला है कि एक अच्छे ब्रांड की कंपनी का बीज खरीदें, कि जिस कंपनी का ब्रांड अच्छा है, नाम अच्छा है, वो एक प्रोसेस अडॉप्ट करती हैं, फॉलो करती हैं कि जिससे कि उनका बीज हमेशा अच्छी क्वालिटी का जाए। फिर किसान जिस वितरक से ले रहा है वहां से वो रसीद जरूर उसकी प्राप्त करे और रसीद को संभाल कर रखे, उसके बीज के पैकेट को संभाल के रखे। इससे कि क्या है, कल को किसी भी सिचुएशन में ऐसा होता है कि फसल का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आया तो वो कम से कम उस पे दिए गए नंबर डिस्ट्रीब्यूटर से उससे मिलकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। और जो अच्छी नामी कंपनियां हैं, जो संस्थाएं हैं सरकार की, उसके अधिकारी लोग किसान तक पहुंचते हैं कि भाई क्या वजह है, कौन सा बीज है कि जो उस पर किसान से संतुष्ट नहीं है। ये एक पार्ट हो गया। अगला पार्ट ये आएगा, जो किसान बीज लेकर जा रहा है तो उसमें ये भी पहले पैकेट पे देख ले कि बीज एक्सपायर तो नहीं किया हुआ है। उस पे सारी इंफॉर्मेशन बीज के पिछले हिस्से पर दिया रहता है। इसकी डेट ऑफ पैकिंग क्या है, डेट ऑफ टेस्टिंग क्या है, इस पे उसकी कौन कौन से गुण है, कितनी % जर्मिनेशन आएगा, कितना % उसकी आनुवांशिक शुद्धता होगी, ये सारी इंफॉर्मेशन उस पे रहती है। उसको देख ले, उसमें कोई चीज एक्सपायर्ड सीड ना हो। फिर बीज को जब ले जाता है तो मैं सभी किसानों को ये बोलता हूँ कि थोड़े से उसमें से 8-10 बीज अपने किसी जगह लगा के पहले उसको देख ले कि 10 में से कितने बीज निकल रहे हैं, जिससे वेस्ट भी ना हो और उसको ये पता लग जाए कि ये जीवित बीज हैं सारे। तो ये उसका सबसे इम्पोर्टेंट कदम है। और अगर वो अच्छा बीज है, उसका जर्मिनेशन अच्छा है और अच्छी कंपनी है, उसने रसीद ले ली है, तो मुझे लगता है किसान ने अपना दायित्व पूरा कर लिया है। डॉक्टर साहब, वैसे तो हर कंपनी कहते हैं कि हमारा बीज अच्छा ही है, खराब तो कोई नहीं बताता, लेकिन उसको ले जाने के बाद बिजाई कर दी और अगर उसमें कोई दिक्कत आ गई, किसी कारण बस उसने बिजाई की, उसका जर्मिनेशन ठीक से नहीं हुआ जी, या उसने जिस किस्म को बोना चाहा और जितना उससे प्रोडक्शन चाह रहा था जी, उतना उसको नहीं मिल रहा है, या उसमें उत्पादन के तौर पे जब देखते हैं उसकी बढ़वार एक जैसी नहीं है, तब क्या करे किसान? बिल्कुल, ये जितनी बातें आपने कही ये बीज के गुणवत्ता से संबंधित है। अगर उसमें जर्मिनेशन नहीं आ रहा है तो भी वो गुणवत्ता का प्रश्न है। अगर उसमें फसल एक समरूप नहीं आया वो भी एक गुणवत्ता का प्रश्न है। ये सारी जिम्मेदारी कहीं न कहीं कंपनी की बनती है और कंपनी फिर उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए बाध्य है। तभी मैंने कहा कि जब किसान बीज खरीद रहा है, एक तो रसीद उसकी प्राप्त करे और उसका पैकेट और रसीद अपने पास सुरक्षित रखे। क्योंकि कई बार हमने देखा जब हम लोग जाते हैं किसान के पास और उसको ये कहते हैं कि भाई आप कहाँ से लेकर आए, उसके पास एक तो रसीद नहीं रहता है, पैकेट भी नहीं रहता है, तो उसके जो जहन में जो चीजें रहती हैं, जो याद रहता है वही चीज वो बोलता है। मुझे लगता है कि ये सब चीजें अगर वो सहेज के रखे तो तुरंत उसकी जो समाधान करने के लिए कंपनियां सामने आएंगी। डॉक्टर साहब, कभी कभी
किसान भाई एक बार बीज ले लेता है जी। और सोचता है कि अगली बार हम पैसे क्यों लगाएं जी। तो अपने बीज को वो दोबारा प्रयोग करता है, वो कहाँ तक ठीक है? हाँ, इसमें दो तरह के बीज हैं जो प्रचलित हैं। एक हम लोग कहते हैं ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी। तो एक वैरायटी का सीड है, जैसे मैं बोल दूं गेहूं के बीज जितने हैं अभी हिंदुस्तान में बिक रहे हैं, तो गेहूं का बीज है, धान में ओपी वैरायटी है, दलहनों में है, तिलहनों में है। तो जो ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी है उसको आप 3-4 साल अच्छे तरह से उसको शोधित करके आप उसका बीज रख के प्रयोग कर सकते हैं और करते हैं किसान भाई। लेकिन अगर कोई हाइब्रिड आपने प्रयोग किया है 1 साल, तो हाइब्रिड को दूसरे साल आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं। उसको खाली आपने बाजार के लिए बेचने या खुद खाने के लिए आप प्रयोग करेंगे। उसको अगर आप हाइब्रिड को दोबारा लगाएंगे तो उसमें अगली फसल में बहुत तरह तरह की किस्में पैदा होंगी, जो एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि हाइब्रिड के बीज को दोबारा आप सोइंग नहीं करेंगे। और डॉक्टर साहब, बहुत से हमारे युवा साथी यानी जो किसान भाई हैं वो सोचते हैं कि हम बीज का उत्पादन करके उसको बिक्री करें तो उससे हमें मुनाफा ज्यादा होगा जी। तो उसको कैसे कर सकते हैं? ये बहुत अच्छी सोच है और मैं समझता हूँ नव युवकों के लिए या ग्रामीण युवकों के लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छे अवसर हैं। मैं क्या सलाह दूंगा कि अपना एक ग्रुप बनावें जी, चाहे एफपीओ के रूप में बनावें, चाहे वो अकेले काम करते हैं, उसके लिए उसमें उनको क्या करना है, यूनिवर्सिटी से संपर्क करके और अच्छी किस्म के ब्रीडर सीड लें और वो ब्रीडर सीड को ले जाके उन्हीं वैज्ञानिकों की देखरेख में वो उसका उत्पादन करें, उसकी शुद्धता मेंटेन करें और उसको अच्छे से ट्रीट करके और पैक करके किसानों को बेच सकते हैं। और उसके ऊपर वो साल दर साल एक अच्छा व्यवसाय उनका स्थापित हो जाएगा। कभी भी ऐसी कोई आवश्यकता हो तो हमारे जैसे लोग हैं जो जमीन से हमेशा से जुड़े हुए हैं, गांव से जुड़े हुए हैं, हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं कि ऐसे नौजवानों को जो आगे आना चाह रहे हैं वो अगर अपना व्यवसाय करना चाहते हैं तो वो खुद भी कर सकते हैं, कंपनियों से जुड़कर कंपनियों के लिए बीज उत्पादन करके कंपनियों को सप्लाई करें एज ए ऑर्गेनाइजर। सो वो भी एक बड़ा अवसर है, उसमें ज्यादा उनकी पूंजी नहीं लगती और बड़े स्केल पर वो काम कर सकते हैं। यानी उत्पादन किसान को करना है, देख रेख और खर्चा पूरा कंपनी का होगा। बिल्कुल। और जो उत्पाद होगा वो कंपनी उसका पूरा खरीदेगी। और एक चीज ये भी है कि कंपनी हमेशा सही जगह पे सही फसल का, सही बीज का, उत्पादन का आपको गाइडेंस देगी, आपको ऐसा फसल आपको सलाह देगी जो वहां पर पैदा हो सकती है और जो कंपनी खरीद सकती है। किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या बाजार की रही है जी। बीज उत्पादन का जो व्यवसाय है इसमें आपका समझे कि आपको बोने के पहले उसकी खरीदी निश्चित है, तो आपको कहीं बाजार में लेके जाके बेचना नहीं है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक तरह से मॉडल है, ये बीज कंपनियों ने काफी अच्छे हद पर इसको अडॉप्ट किया है। तो डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई अच्छे बीज का प्रयोग करें और फसलों से अच्छा उत्पादन लें। और डॉक्टर साहब, उनकी लागत में कमी किस तरीके से की जा सकती है? लागत के ऊपर एक बड़ा रोचक प्रसंग आता है हमेशा जी। जिसमें आया है अक्सर ये देखने में कि खेती में बहुत सारे इनपुट की जरूरत होती है। किसान का सबसे ज्यादा नजर रहता है कि बीज में कितना बचाव कर ले, यानी बीज कितना सस्ते से सस्ता खरीद ले जिससे उसका काम हो। जबकि ये धारणा गलत है। बीज जबकि आप देखेंगे पूरे खेती का बहुत छोटा सा हिस्सा होता है, पर मैं देखता हूँ कि किसान सबसे ज्यादा बचत उसमें करना चाहता है। उसमें बचत ना करें, किसान अच्छे से अच्छा बीज लें और वो हो सकता है कि वो किलो के हिसाब से आपको महंगा दिख रहा हो, लेकिन जितनी आपको आवश्यकता है उतना बीज आपको बहुत महंगा नहीं पड़ेगा और आपका उत्पादन और आपकी आय वो कई गुने बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप उसमें बीज में कंजूसी करेंगे तो इसका मतलब कि फिर आपकी कुछ भी कितना भी महंगा इनपुट डालेंगे, खाद कोई भी डालेंगे, न्यूट्रिशन डालेंगे, पोषक तत्व डालेंगे, वो किसी भी काम का नहीं होगा जब तक बीज अच्छा नहीं होगा। तो लागत दूसरी चीजों में आप कम करें, अच्छा बीज लें और नियमित एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस करेंगे तो शुरुआत से करें। एक एक इनपुट का आप अच्छे से तरीके से उसका एक मितव्ययिता से काम करें, अपव्यय ना करें, तो मुझे लगता है कि आप खर्चा बचा सकते हैं। निश्चित तौर पे आप जिस तरीके से उसमें उर्वरक प्रयोग करते हैं तो उनकी मात्रा को आप संतुलित डालें, आपका मृदा की जांच के आधार पर उसका प्रयोग करें, सिंचाई की नई तकनीकों का प्रयोग करें, पानी की बचत करें जिससे आपकी सिंचाई पे लागत है वो कम आएगी।
उसके साथ साथ जब फसल की आप कटाई करते हैं, देख रेख करते हैं, उसमें भी नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके लागत में कमी ला सकते हैं। बिल्कुल ये चीज़ से आप सही कर रहे हैं कि इस पे जो आप इंगित कर रहे हैं कि जितने रिसोर्सेज हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा संरक्षण करें, कम खर्चा करें, पानी का नुकसान न करें, खाद जो है उतने डालें जितना सॉइल आपका मांगता है। अगर आप टेस्टिंग नहीं करेंगे तो आपको ये नहीं पता लगेगा कि आपकी ज़मीन को क्या चाहिए। पानी आप जैसे आपने देखा है कि किसान लोग ज़्यादा पानी है उनके पास तो पानी पूरा खुला छोड़ देते हैं। उतना दीजिए जितना पौधे को डायरेक्ट आवश्यकता है। किसी भी चीज़ को अगर आप वेस्ट करेंगे तो कोई भी उद्यम, कोई भी उद्योग सफल नहीं हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल हमारे किसान भाई अगर उन्नत बीजों का प्रयोग करेंगे निश्चित तौर पे उन्हें फसलों से अच्छा उत्पादन मिलेगा। डॉक्टर एल.के. पांडे जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार आपको। कार्यक्रम किसान की बात में अभी हम सुन रहे थे डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे जी से, जो कि बीज विशेषज्ञ हैं, फसलों के उत्पादन में बीजों का महत्व के बारे में। और अब एक बातचीत सुनते हैं लंपी स्किन रोग के बारे में पंजाब के सीनियर माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर तेजिंदर राय सिंह से। फोन पर डॉक्टर तेजिंदर हमारे साथ हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सर, पशुओं में लंपी रोग जो होता है, जो कि स्किन से संबंधित होता है, अभी जैसे आप देखते हैं उत्तर भारत में यह रोग काफी फैला हुआ है। जी जी हाँ जी, आप पूछिए, मैं बताता हूँ। जी जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम यही पूछना चाहेंगे कि लंपी रोग होता क्या है और इसको किस तरह से पहचाना जा सकता है। हाँ जी, जैसे कि इसका नाम ही है लंपी स्किन डिजीज। ये एक तरह का चर्म रोग है जिसमें जो पशुओं की चमड़ी में गोल गोल के गिल्टियां बन जाती हैं। जी जी। और लंपी का मतलब है कि इसमें लंप्स बन जाते हैं, गिल्टियां सी बन जाती हैं जो बाद में फट भी सकती हैं। उसमें से खून का रिसाव भी हो जाता है, जिसके कारण पशु की चमड़ी किसी काम की नहीं रह जाती। जो चमड़ा वगैरह ले जाने वाले होते हैं उनके भी किसी काम की नहीं रह जाती। सो एक भयंकर बीमारी है, छूत की बीमारी है, जो एक प्रकार के विषाणु से फैलती है, जिसका नाम है कैपरी पॉक्स। ये कैपरी पॉक्स एक तरह का पॉक्स का विषाणु है। इस तरह के कई और विषाणु भी इस कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि गोट पॉक्स, शीप पॉक्स, कैमल पॉक्स। तो उसी में से एक प्रकार की किस्म है कैपरी पॉक्स, जिसके कारण ये फैलता है। तो डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को जब पशु में ये रोग दिखाई देने लगे, शुरुआत में क्या लक्षण होते हैं और उनको किस किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए ताकि रोग अपना भयानक रूप ना ले सके? बिल्कुल सही आपने पूछा है, ताकि बीमारी का उपचार जल्दी ही शुरू हो जाए। इसमें लक्षण सबसे पहले तेज बुखार होता है पशु को, 102-103 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसके बाद उसकी जो लिम्फ नोड्स होती हैं वो उसमें सूजन आ जाती है, जो सुपरफिशियली होती हैं। भूख नहीं लगती, पशु कमजोर हो जाता है, मुंह से लार टपकती है, और उसके खाल, जैसे मैंने बताया कि खास किस्म के गोल गोल चमड़ी में गिल्टियां बन जाती हैं, जो मोटी मोटी होती हैं, जो फूली हुई दिखती है स्किन, और जो बाद में फूट भी सकती हैं, जिसमें से खून का रिसाव हो जाता है। और दूसरी बात है, इस पे सीधा दूध के ऊपर, इसकी दूध की पैदावार के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। दूध कम हो जाता है पशु का, दूध में गिरावट आ जाती है, तो स्किन में जो अल्सर बन जाते हैं, जो बाद में अगर ठीक भी हो जाए तो उसमें परमानेंट स्कार रह जाता है, उसमें जख्म बना हुआ, जैसे जख्म हीलिंग के बाद स्कार बन जाता है, वैसा दिखता है। तो ये खास किस्म के लक्षण है। तो इसकी पहचान तो जब लास्ट में स्किन के से बिल्कुल क्लियरली पता लग जाती है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, जब पशु बीमार होता है, आपने कहा तेज बुखार उसको आता है, तो और हमें पता लग जाता है कि हमारा पशु ग्रसित हो चुका है रोग से, तो क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए किसान भाइयों को? सावधानियों के लिए जी देखो, एक तो पशुओं को क्लोज संपर्क में नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि ये एक छूत की बीमारी है जो विषाणु से फैलती है। तो उसके लार से जो निकलते हैं या उसकी सांस से जो निकलते हैं ये विषाणु, वो दूसरे स्वस्थ पशु को बीमार कर सकते हैं जी। इसमें मैं एक आपको बता दूं कि ये जो है, ये बीमारी आदमियों में ट्रांसमिट नहीं होती जी। सो इस बारे में ये अभी इंडिया में जितने केस देखे गए हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं पाया गया है कि पशुओं से आदमियों में गई हो। जी जी। पशुओं से पशु में जाती है, उसमें फैलने के कारण हैं
उसमें डायरेक्ट जो आदमी पशुओं की देखरेख करते हैं वो अगर बीमार पशु को अटेंड करके स्वस्थ पशु को जाते हैं तो वो अपने साथ ऐसे विषाणु ले जा सकते हैं जी। और उससे ये बीमारी फैलती है। अच्छा, यानी कि दूसरा कारण मेन इसका ये है कि जो मक्खी, मच्छर या माइट जो पशुओं का खून चूसते हैं, ऐसे छोटे कीटाणु वो जो है परजीवी, वो भी इसको फैलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे आजकल बरसात का सीजन है, इसमें मच्छर और ये मक्खी ज्यादा है, तो इस कारण ये इस सीजन में ये बीमारी बहुत ज्यादा फैली हुई है। उत्तर भारत में खास तौर से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के इलाकों में काफी फैली हुई है। तो हाँ, पंजाब में कम से कम 3000 के करीब पशु मर भी चुके हैं। अच्छा, तो डॉक्टर साहब आपने जैसा कहा कि आदमियों के जरिए नहीं फैलती है, मतलब मान लीजिए किसान भाई हैं, उन्होंने कई सारे पशु घर में रख रखे हैं और डेयरी में रख रखे हैं, या तो जैसे चारा हम देखते हैं कि डेयरी जिनके पास है, ज्यादा पशु होते हैं तो चारे का बर्तन 2 या 3 ही होते हैं, उन्हीं से सब पशुओं को खाना खिलाया जाता है। तो क्या भोजन के जरिए फैलने का डर रहता है? हाँ जी, बिल्कुल। अगर उनके जो इक्विपमेंट हैं, जो मेंजर्स हैं जहाँ पे वो खाते हैं पीते हैं, अगर वो कॉमन है, एक जैसा साझा वो यूज कर रहे हैं, तो वहां से मेन कारण है उसके फैलने का। क्योंकि विषाणु है, ये दिखता नहीं है नंगी आंखों से और सीधा ये स्वस्थ पशु में चला जाता है, तो ये एक मेन कारण है। तो ऐसे इसीलिए इनमें बीमार पशुओं को अलग रखना चाहिए। सबसे पहली बात है कि बीमार पशुओं का बाड़ा अलग कर देना चाहिए। उसको अटेंड करने वाले जो आदमी हैं वो भी अलग होने चाहिए। अगर आपके पास ऐसी सुविधा नहीं है तो कम से कम पहले आप स्वस्थ पशुओं को उसकी देखरेख करें, उसके बाद लास्ट में वो बीमार पशुओं की देखरेख करें, ताकि स्वस्थ से तो बीमारी बीमार में नहीं जाएगी। अगर बीमार को पहले अटेंड किया और उसके बाद स्वस्थ को गए तो उससे बीमार और जो स्वस्थ हैं वो बीमार हो जाने का खदशा ज्यादा हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब, चलते चलते एक सवाल और पूछना चाहेंगे आपसे कि जब ये लंपी बीमारी हमारे पशुओं में आती है तो किसानों के लिए क्या सलाह है कि शुरुआती अवस्था में ही हम इसकी पहचान कर लें? हाँ जी, शुरुआती में तो मैंने जैसे लक्षण आपको बता ही दिए हैं, उसके हिसाब से तेज बुखार और जो इनका गिल्टियां सूज जाती हैं जब, तो उसमें सीधा डायरेक्टली शुरू करना चाहिए ट्रीटमेंट। सबसे पहले एंटी हिस्टामिनिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग से शुरू करना चाहिए। एविल जैसे है 10 से 15 ml इंट्रामस्कुलर दे देनी चाहिए। विटामिन सी देना चाहिए, जो इसमें पशुओं की बीमारी से लड़ने की समर्था भी कम हो जाती है, तो उसके बढ़ाने में विटामिन सी भी काफी हेल्प करता है। प्रोबायोटिक्स देने चाहिए। जैसे हम एंटीबायोटिक खाते हैं तो हमारे जो स्वस्थ जो कीटाणु हैं पेट के वो मर जाते हैं, तो इसके लिए प्रोबायोटिक्स भी ओरली दिए जा सकते हैं मुंह के द्वारा, और मल्टीविटामिन इंजेक्शन दिए जा सकते हैं। अगर भूख नहीं लग रही है तो बेलामिल का इंजेक्शन दिया जा सकता है 10 ml इंट्रामस्कुलर, और एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि एक विषाणु रोग है, एंटीबायोटिक कीटाणु के ऊपर इफेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम एंटीबायोटिक नहीं देने, क्योंकि इसमें ये डाउट रहता है कि विषाणु के द्वारा जो पशु के ऊपर उसकी स्किन के ऊपर जो इफेक्ट हो गया उसके कारण सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकती है, बाद में कीटाणुओं का उसके ऊपर रोग हो सकता है। तो उसको बचाने के लिए एंटीबायोटिक देने जरूरी कई बार पड़ जाते हैं। उसमें डाइक्रिस्टासिन इंट्रामस्कुलर 5 ग्राम कम से कम 3 दिन देना चाहिए। एंड्रोक्सिन दूसरा है 15 ml 15 ml वो भी इंट्रामस्कुलर दिया जा सकता है। ये सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए है। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी ये तो है, मैंने बताया जब बीमारी हो गई है तब आपको उपचार के लिए ये देने चाहिए जी। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो स्किन में जो लीजन हो गए हैं, जख्म हो गए हैं, उनको आप किसी लाल दवाई पोटेशियम परमैंगनेट के घोल से, फिटकरी के घोल से उसको आप धो सकते हैं। उसके ऊपर ऑइंटमेंट लगा सकते हैं ताकि ऊपर मक्खियां ना बैठे, जो इसको आगे फैला सकती हैं, इन्फेक्शन इधर उधर न जाए। और हाईमैक और चारमल ये आती हैं ऑइंटमेंट, इसको लगा सकते हैं। जी, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, इतनी अच्छी जानकारी इतने कम समय में आपको देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थी लंपी रोग पर डॉक्टर साहब की एक छोटी सी जानकारी। उम्मीद करते हैं हमारे किसान भाई जरूर इसका लाभ उठाएंगे, और इसके साथ ही मुझे ज्योत्सना और विनोद को दीजिए अनुमति। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।